नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमने यहाँ पर इकोनॉमिक्स के 500 एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज है पार्ट 9। अगर आप उत्तराखंड के लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या यूपी के टीजीटी पीजीटी के कर रहे हैं या यूपी के जीडीसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस की, एनवीएस की, यूजीसी नेट की या स्टेट सेट एग्जाम, जो भी आपका स्टेट है उसके अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी वीडियोस जो हमने बनाई हैं, यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक, अभी तक जो बनाई गई थी, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप ये सभी जो वीडियो हैं उनको आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, इकोनॉमिक्स 500 एमसीक्यू सीरीज की प्लेलिस्ट है। आप उस पर जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये सभी के सभी वीडियोस आपकी हिंदी में भी होंगी और इंग्लिश में भी होंगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन उसमें हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु गेव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि मांग की आड़ जो हमारी मांग की आड़ी लोच है उसकी वैज्ञानिक व्याख्या को किसने दिया है। ऑप्शन ए है पीगू, ऑप्शन बी है मार्शल, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ट्रिफिन, ऑप्शन डी है रॉबर्टसन। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि रॉबर्ट ट्रिफिन। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड आपका रॉबर्ट ट्रिफिन के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा एच एल मोरे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एच एल मोरे का इस पे काम है और आपका आर जी डी एलन के द्वारा। ठीक है, इन तीन इकोनॉमिस्ट ने क्या किया है, आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, इनकी वैज्ञानिक व्याख्या दी है। ये क्या है, ये वैज्ञानिक व्याख्या? इनकी वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार जो आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दोस्तों, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, अगर जो एक वस्तु है, ठीक है, आपकी मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, ए वस्तु और बी वस्तु। अगर पहली वस्तु की प्राइस में चेंज होने के कारण, ठीक है, पहली वस्तु के प्राइस में चेंज होने के कारण अगर दूसरी वस्तु, वो दूसरी वस्तु किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, दूसरी वस्तु की क्वांटिटी डिमांड, हमेशा ये याद रखिएगा, दूसरी वस्तु की क्वांटिटी डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, यही आपकी क्या है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी है रॉबर्ट ट्रिफिन के द्वारा भी और आरजेडी एलन और एच एल मोरे के द्वारा। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है दोस्तों, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ बी, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ बी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए, प्राइस ऑफ ए गुड। ठीक है, ये क्या है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसे नोट करके इसे याद रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली अपकिरण की माप कौन सी है, ठीक है, जो सर्वाधिक प्रभावित हो सकती है। इनमें से चार जो दिए गए हैं ऑप्शन आपको, ठीक है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, ठीक है, सभी के सभी अपग्रेड की मापे हैं, इन सब में से एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कौन अफेक्ट होता है, ये आपको बताना है। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, रेंज का फॉर्मूला देखेंगे पहले। रेंज बराबर दोस्तों, रेंज बराबर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, ये आपका क्या है, रेंज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये क्या है आपका
क्यूडी का फॉर्मूला यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है। अब देखते हैं मीन डेविएशन का फॉर्मूला। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन का फॉर्मूला दोस्तों सिग्मा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है आपका? ये है आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। अब देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दोस्तों अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एन। ठीक है, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अब ये देखेंगे आप कि इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड वैल्यू यानी कि जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यू है वो किस में आई है। देखेंगे एक्सट्रीम वैल्यू जो है आपकी वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज में दिखाई देगी आपको, वो है रेंज में यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या लिया गया आपका मैक्सिमम वैल्यू आपको ली गई है। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू का क्या किया है, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यूज को माइनस कर दिया गया है। ठीक है, उसी से क्या होता है आपका रेंज अफेक्ट कर जाता है। ठीक है, रेंज क्या हो सकती है, प्रभावित हो जाती है अगर जो आपका एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है वो अगर और ज्यादा हो जाए। मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये क्या है आपका ऑब्जर्वेशन है। अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 5 है और मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है, अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो आपकी रेंज कितनी आ जाएगी। ठीक है, आप ये बोलेंगे कि इस सेट की, ये जो डाटा सेट दिया गया है, ये जो ऑब्जर्वेशन आपको दिया गया है, इसकी रेंज कितनी है 4 है। इसकी रेंज कितनी है 4 है। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को बढ़ा दिया, ये जो लास्ट वैल्यू है इसको मान लीजिए हमने 50 कर दिया। ठीक है, इस वैल्यू को मान लीजिए हमने 50 कर दिया, 5 की जगह हमने 50 लिख दिया इसे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रेंज आपकी बदल जाएगी। रेंज कितनी हो जाएगी 50 - 1। ठीक है, 50 - 1 यानी कि 49। यानी कि आपकी रेंज कहाँ 4 था और कहाँ कितनी हो गई, अब कितनी हो गई 49 हो गई। ठीक है, यानी कि रेंज आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी कि वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई। ठीक है, जब भी आपकी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जब आपका मोस्ट अफेक्टेड किससे होता है वो, ठीक है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन किससे ज्यादा अफेक्टेड होगा, तो उस टाइम पे आपका ऑप्शन अगर रेंज दिया होगा तो उसका सही आंसर दोस्तों रेंज होगा। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए रेंज है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगराजन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1993, ठीक है, वॉज रिलेटेड टू, यानी कि जो 1993 में रंगराजन कमेटी गठित हुई थी तो उसका संबंध किससे था, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए टैक्स रिवीजन यानी कि कर के संशोधन से। ऑप्शन बी एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी यानी कि कृषि मूल्य नीति से। ऑप्शन सी डिवैल्यूशन से। ऑप्शन डी बैलेंस ऑफ पेमेंट से यानी कि भुगतान संतुलन से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि भुगतान संतुलन से। जो रंगराजन कमेटी है आपकी 1993 वाली रंगराजन कमेटी है, वो आपकी भुगतान संतुलन से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये किस क्षेत्र से संबंधित थी आपकी, जो आपकी रंगराजन कमेटी 1993 वाली, वो आपकी आर्थिक सुधार से संबंधित थी। ठीक है, वो किससे संबंधित थी, आपकी आर्थिक सुधार से यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से संबंधित थी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रिगार्ड टू बजटरी डेफिसिट। ठीक है, यानी कि जो बजटीय घाटे होते हैं आपके, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये जो सभी डेफिसिट हैं आपके, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, सभी के सभी जो सही सुमेलित हैं या इनमें से कौन सा गलत है ये वो आपको चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन ए है आपके सामने, बजट डेफिसिट इज बजट डेफिसिट इक्वल्स टू क्या दिया गया है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी रेवेन्यू डेफिसिट दिया गया है, रेवेन्यू डेफिसिट बराबर टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन सी आपको दिया गया है प्राइमरी डेफिसिट बराबर
फिजिकल डेफिशिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। ऑप्शन डी देखेंगे, ऑप्शन डी आपको दिया गया है फिजिकल डेफिशिट बराबर बजट डेफिशिट प्लस बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें से बताना है आपको कि इसमें गलत कौन सा सुमेलित है। ठीक है, इसमें से गलत आंसर कौन सा है। तो इसका गलत आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि प्राइमरी डेफिशिट यानी कि पीडी, मैं पीडी लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी डेफिशिट बराबर क्या होता है, प्राइमरी डेफिशिट बराबर फिजिकल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी डेफिशिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिशिट बराबर होता है फिजिकल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, फिजिकल डेफिशिट और इंटरेस्ट पेमेंट तो दिया गया है, फिजिकल डेफिशिट और इंटरेस्ट पेमेंट दिया गया है, लेकिन इनको प्लस दिखाया गया है। ठीक है, ये प्लस ना होकर यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, तो ये भी क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन, ट्रेड साइकिल आर जनरेटेड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एस्केलेटर। द ट्रेड साइकिल बेस्ड ऑन अबव स्टेटमेंट इज ऑफ, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, ट्रेड साइकिल आर जनरेटेड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एस्केलेटर, ये जो उपयुक्त हमारे सामने कथन दिया गया है वो किस पर आधारित है। ठीक है, किस व्यापार चक्र पर आधारित है ये आपको बताना है। पहला है कीन्स पर, कीन्स के व्यापार चक्र पर। ऑप्शन बी है हाउट्रे के व्यापार चक्र पर। ऑप्शन सी है सैमुअल्सन के व्यापार चक्र पर। या लास्ट में ऑप्शन डी है सुम्पीटर के व्यापार चक्र पर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि सैमुअल्सन के व्यापार चक्र पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो मल्टीप्लायर और एसिलेटर क्या होता है। ठीक है, मल्टीप्लायर अगर एसिलेटर से मिल जाए तो क्या बनता है, आपने पढ़ा होगा, मल्टीप्लायर और एसिलेटर को मिला दें तो हमारा बनता है सुपर मल्टीप्लायर। ठीक है, ये क्या बनता है, सुपर मल्टीप्लायर। सुपर मल्टीप्लायर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, सुपर मल्टीप्लायर की अवधारणा जे आर हिक्स के द्वारा दी गई है। ठीक है दोस्तों, सुपर मल्टीप्लायर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, जे आर हिक्स के द्वारा दी गई है। और कब दी गई थी, 1950s में। ठीक है, 1950 में क्या दी गई थी आपको, सुपर मल्टीप्लायर की अवधारणा दी गई थी। इसमें क्या बोला गया था, जो आपका निवेश है, ठीक है, जो आपका निवेश है उस निवेश में परिवर्तन होने के कारण, यानी कि अगर निवेश में परिवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप जो आपका उत्पादन में परिवर्तन होता है, ठीक है, निवेश में परिवर्तन होने के कारण जो आपका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन में परिवर्तन होगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट से क्या बढ़ी, आपकी इनकम बढ़ी, तो वो क्या हुआ, मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, ये क्या हुआ, मल्टीप्लायर इफेक्ट। और एक्सेलरेटर क्या होता है, जब आपकी क्या हो जाए, इनकम चेंज हो जाए, इनकम चेंज होने से जो आपका इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ता है वो क्या होता है, आपका एक्सेलरेटर होता है। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो आपका क्या बनता है, सुपर मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपका जे आर हिक्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया था, जे आर हिक्स के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे जो सुपर मल्टीप्लायर है, सुपर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, सुपर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है के एस बराबर वन अपॉन वन माइनस सी माइनस वी। ठीक है, यहाँ पर सी क्या होता है, सी होता है दोस्तों आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग यानी कि एमपीसी। ठीक है, ये क्या है आपका एमपीसी होता है। और वी क्या होता है, ठीक है, वी क्या होता है, वी होता है दोस्तों आपकी जो निवेश वाली, निवेश की जो प्रवृत्ति होती है, यानी कि एमपीआई, एमपीआई यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। ठीक है, यानी कि जो आपकी निवेश की सीमांत उपभोग होती है, सीमांत प्रवृत्ति होती है, वो क्या होती है आपकी वी, वी बराबर क्या है आपका एमपीआई है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। ठीक है, ये क्या है आपका के एस का फॉर्मूला, यानी कि सुपर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है ये। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, डिफ्लेशन इज अपोजिट फिनोमिना ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन इज अपोजिट फिनोमिना ऑफ इन्फ्लेशन। व्हाट विल हैपन इफ डिफ्लेशन एग्जिट्स? ठीक है, यानी कि जो आपकी अपस्फीति होती है वो मुद्रास्फीति के विपरीत होती है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब डिफ्लेशन होता है, ठीक है, जब डिफ्लेशन होता है तब क्या होगा ये बताना है आपको। इनमें से कौन सी स्थिति होगी आपको यह बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि रोजगार में अगर वृद्धि होगी। ठीक है, ऑप्शन बी आपको बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, एम्प्लॉयड में जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, अप्रभावित रहता है। ऑप्शन सी आपको बोल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, यानी कि बेरोजगारी में वृद्धि होती है। ठीक है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, क्या ये होता है? ऑप्शन डी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर इंक्रीजेस। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंक्रीज होंगे। अब पहले ये देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है आप सभी को पता होगा। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आपके जनरल प्राइसेस हैं, ठीक है, जनरल प्राइसेस का बढ़ना, ठीक है, जनरल प्राइसेस का इंक्रीज होना ही ये क्या कहलाता है, आपका इन्फ्लेशन कहलाता है। डिफ्लेशन क्या होता है, जब जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज थी, ठीक है, यानी कि जो हमारी ये क्या थी, जनरल प्राइस था, गुड्स और सर्विसेज का जब जनरल प्राइस हमारा क्या हो जाए, लगातार गिरने लग जाए। ठीक है, जनरल प्राइसेस क्या हो जाएं, आपके विपरीत है ना इसके, इन्फ्लेशन के विपरीत है। डिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के विपरीत है। तो इसमें क्या होगा, जो जनरल प्राइस है वो आपका घटेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, लगातार उसमें गिरावट आएगी। ठीक है, जब उसमें लगातार गिरावट आती है तो वो सिचुएशन क्या होती है, आपकी डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है। ठीक है, वो स्थिति क्या होती है, आपकी डिफ्लेशन की स्थिति होती है। ठीक है, डिफ्लेशन की स्थिति में जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है, प्राइसेस भी बढ़ती हैं और आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। लेकिन अब जब डिफ्लेशन होता है तो डिप्लेशन में क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, प्राइसेस गिरते ही हैं और एम्प्लॉयमेंट भी गिरता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गिरने का सॉरी एम्प्लॉयमेंट गिरता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गिरने का मतलब है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी आंसर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द टू कॉर्नर स्टोन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, जो आपके ये जो नीचे क्वेश्चन नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के दो आधारशिला, यानी कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र है, यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, उसकी दो आधारशिला को कौन से दो दर्शाते हैं, इनमें से कौन से दो आपके आधारशिला को दर्शाते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स की। ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्लिप्स कर्व एंड सेज लॉ। ऑप्शन बी सेज लॉ एंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ऑप्शन सी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ऑप्शन डी है सेज लॉ एंड क्वांटिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सेज लॉ, यानी कि सेज लॉ ऑफ मार्केट और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता था, सेज लॉ ऑफ मार्केट कहता था जो सप्लाई होती है दोस्तों, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये कहती थी। ठीक है, सेकंड नियम क्या कहता था, सेकंड नियम यह बोलता था कि जो आपूर्ति होती है वह स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी कि सप्लाई क्या होती है, सप्लाई अपनी स्वयं स्वयं अपनी डिमांड को उत्पन्न करेगी। ठीक है, ये क्या कहता था, आपका सेज लॉ कहता था। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसके द्वारा दी गई है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी गई है दोस्तों फिशर के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा दी गई थी, फिशर के द्वारा। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यह बताती है दोस्तों कि जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो आपकी गुड्स और सर्विसेज होती हैं, जब उनका
सामान्य मूल्य स्तर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति यानी कि जो मनी सप्लाई होती है आपकी, ठीक है, यानी कि मुद्रा आपूर्ति होती है, उसके साथ सीधे समानुपाती होती है। ठीक है, उसके साथ क्या होती है, सीधे समानुपाती होगी जो आपका प्राइस होगा। ठीक है, जो गुड्स और सर्विस के का क्या था, आपका प्राइस था। ठीक है, गुड्स और सर्विस का प्राइस था, वो आपके किसके समानुपाती होगा, वो होगा आपके दोस्तों मनी सप्लाई के समानुपाती होता है। ठीक है, ये नियम कहता है। और फिशर की इक्वेशन क्या है, आप सभी को फिशर की इक्वेशन याद होनी चाहिए। फिशर की इक्वेशन है आपकी एम वी बराबर पी टी। ठीक है, एम वी बराबर पी टी, जिसमें वी और टी क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं। वी यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मनी, और टी, टी का मतलब होता है जो आपके लेन देन होता है, लेन देन या व्यापार की जो मात्रा होती है आपकी, या उसकी कुल संख्या वो बोल लीजिए, वो क्या होता है आपका टी दर्शाता है। ठीक है, एम क्या है यहाँ पे, एम है आपका मनी सप्लाई, और पी क्या है आपका प्राइस। ठीक है, प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल है आपका पी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इन्फ्लेशनरी गैप देखना है हमें, जो मैच मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, यानी कि सूची वन को सूची टू से मैच करना है। पहला है यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, यानी कि जो हमारा स्फीति अंतराल होता है वो किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था दोस्तों इन्फ्लेशनरी जो हमारा गैप है वो दिया गया था ऑप्शन थ्री यानी कि कीन्स के द्वारा। ठीक है, इन्फ्लेशनरी किसके द्वारा दिया गया है, इन्फ्लेशनरी गैप किसके द्वारा दिया गया है, कीन्स के द्वारा दिया गया है, यानी कि ये हो जाएगा थ्री, ए का थ्री आंसर। ठीक है, अब देखते हैं एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन। जो आपकी एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो एक्सेस डिमांड जो इन्फ्लेशन है दोस्तों, एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन आपकी दी गई थी बेंट हैंसन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी का होगा एक। तीन और एक देखेंगे, तीन और एक कहां पर है, तीन और एक है आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका यानी कि इसका मतलब है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसा आगे भी देख लेते हैं, डिमांड शिफ्ट शिफ्ट इन्फ्लेशन, डिमांड शिफ्ट इन्फ्लेशन किसके द्वारा दिया गया है, तो डिमांड शिफ्ट जो शिफ्ट इन्फ्लेशन है दोस्तों वो दिया गया है आपका चार्ल्स स्लूट्स के द्वारा, चार्ल्स स्लूट्स के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फोर, यानी कि इसका हो जाएगा आपका सी का आंसर हो जाएगा फोर। ठीक है, सी हो जाएगा, सी को हमने मिला दिया फोर से। मार्कअप इन्फ्लेशन, मार्कअप इन्फ्लेशन किसके द्वारा दिया गया है, एक्ले के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ एक्ले। मार्कअप इन्फ्लेशन किसके द्वारा दिया गया है, एक्ले के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि एक्सेस जो हमारी इन्फ्लेशनरी गैप था, यानी कि ऑप्शन ए कीन्स के द्वारा जो दिया गया था, ये क्या था, इन्फ्लेशनरी गैप का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो दिया गया है आपके कीन्स की पुस्तक हाउ टू पे हाउ टू पे फॉर द फॉर द वॉर। ठीक है, ये कब आई थी आपकी 1940s में, ये कीन्स की पुस्तक आई थी। इसमें इन्होंने इसमें कीन्स ने क्या कहा था, आपका इन्फ्लेशनरी गैप को दिया गया था, इन्फ्लेशनरी गैप का जो कॉन्सेप्ट है इसको बताया गया था। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है दोस्तों, जब आपकी जो आपका आपकी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाए। ठीक है, वो क्या हो जाए, वो आपका जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाए, किससे, वो किससे ज्यादा हो जाए, जब आपका सिर्फ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, मान लीजिए आपका क्या हो गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, आउटपुट लेवल था आपका। ठीक है, आउटपुट लेवल क्या आपका फुल एम्प्लॉयमेंट में चल रहा है। ठीक है, ये क्या फुल एम्प्लॉयमेंट में चल रहा है, सिर्फ ये क्या चल रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट में चल रहा है। ठीक है, आउटपुट लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में है, लेकिन फिर भी क्या हो गया, आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, जो आपने सोचा था उससे एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। जब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ठीक है, वह सिचुएशन क्या होती है आपकी इन्फ्लेशनरी गैप को बताती है। ठीक है, वह सिचुएशन कौन सी सिचुएशन होती है आपकी, वो सिचुएशन कहलाती है आपकी इन्फ्लेशनरी गैप, जब आपका क्या होता है, प्राइस हमेशा कांस्टेंट होते हैं, जब आपके क्या होते हैं, प्राइस कांस्टेंट होते हैं और आपका गैप बढ़ गया है। ठीक है, उसका क्या हो गया है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों हम इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, उसी को किन्स ने क्या कहा है, इन्फ्लेशनरी गैप कहा है। आगे देखते हैं,
आगे कॉन्सेप्ट है आपका एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन। ठीक है, एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन किसके द्वारा दिया गया था? बेंट हैंसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये क्या कहता है? ये क्या है एक दोस्तों, जो एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन है वो एक स्पाइरल प्रक्रिया है, यानी कि एक गतिशील प्रक्रिया है। स्पाइरल प्रतिक्रिया का मतलब होता है, जो प्रक्रिया का मतलब है दोस्तों, ये एक गतिशील रूप में होती है। ठीक है, यानी कि जब वस्तु और श्रम, जब दो चीजें हैं, गुड्स और जो लेबर है, उन दोनों बाजारों में, ठीक है, दोनों बाजार हैं, चाहे वो गुड्स मार्केट हो, ठीक है, चाहे वो गुड्स मार्केट हो या आपका लेबर मार्केट हो, इन दोनों बाजारों में एक साथ, ठीक है, एक साथ होगा काम। ठीक है, यानी कि जो ये दोनों बाजार हैं, इनमें एक साथ और सकारात्मक पूर्ण निर्धारित एक अति मांग, जो हमारी मांग होती है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है। ठीक है, जब दोनों ही बाजारों में, गुड्स मार्केट में और लेबर मार्केट में, एक साथ और सकारात्मक रूप से पूर्व निर्धारित एक अतिरिक्त मांग कहलाती है ये। ठीक है, ये क्या कहलाती है आपकी? एक अति मांग के रूप में कहलाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, जब ये दोनों ही जो दोनों ही मार्केट है, इनमें क्या हो जाए, इनकी मांग बढ़ जाए। ठीक है, गुड्स मार्केट की भी और लेबर मार्केट भी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही क्या हो गई है, आपकी गुड्स मार्केट में भी डिमांड बढ़ गई है और आपकी लेबर मार्केट में भी एक साथ डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था? यह आपका बेंट हैंसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका डिमांड शिफ्ट इन्फ्लेशन। डिमांड शिफ्ट इन्फ्लेशन आपको पता है किसके द्वारा दिया गया है? चार्ल्स लुट्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चार्ल्स लुट्स ने इस डिमांड में यह कहा है दोस्तों कि जो आपकी डिमांड है वो किस तरीके से शिफ्ट होती है। जो आपका जो सेक्टरल डिमांड है, ठीक है, जो आपकी क्या सेक्टरल डिमांड होती है, जो आपकी मुद्रास्फीति होती है, वो कैसे शिफ्ट करती है, वो किस तरीके से शिफ्ट कर जाती है। डिमांड का क्या होता है, शिफ्ट के कारण जो इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पहले कम थी, फिर क्या होगी, अचानक से डिमांड बढ़ गई आपकी। ठीक है, कुछ सेक्टर में आपकी क्या हो गई, अचानक से डिमांड बढ़ गई, उसको ही क्या कहा था इन्होंने? डिमांड शिफ्ट शिफ्ट इन्फ्लेशन कहा है। ठीक है, उसी को क्या कहा है? डिमांड शिफ्ट इन्फ्लेशन कहा है। वैसे ही आपका क्या है, मार्कअप इन्फ्लेशन। मार्कअप इन्फ्लेशन किसके द्वारा दिया गया था? एक्ले के द्वारा दिया गया था। जो मार्कअप इन्फ्लेशन है दोस्तों, मार्कअप इन्फ्लेशन आपको बताता है कि जो मुद्रास्फीति है, ठीक है, जो मुद्रास्फीति एक संचयी प्रक्रिया है, यानी कि एक क्या है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है कि जो लागत और मांग, ठीक है, जो लागत और मांग में फर्मों तथा श्रमिकों द्वारा अपनी आय के हिस्से की रक्षा के लिए किए गए व्यवहार की एक परस्पर क्रिया से संचालित होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ प्राइस इफेक्ट। ठीक है, निम्न में से कौन से एक कीमत प्रभाव से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कीमत प्रभाव क्या होता है आप सभी को पता होगा। जो प्राइस इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट बराबर क्या होता है? प्राइस इफेक्ट बराबर होता है दोस्तों सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और प्लस इनकम इफेक्ट। ठीक है, जब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को हम जोड़ देते हैं, अगर हमने इन दोनों को प्लस कर लिया तो वो बन जाता है हमारा प्राइस इफेक्ट। ठीक है, प्राइस इफेक्ट बराबर क्या होता है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो आइए देखते हैं हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव फॉर डिमांड ऑफ ए गिवन गुड। ठीक है, जो आपका कीमत प्रभाव है वो गिवन गुड के लिए हमेशा ऋणात्मक होता है। वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये क्या होता है जो दोस्तों, जो प्राइस इफेक्ट है, ये पहले का दिया गया था, लेकिन ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था? नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए था, क्योंकि अब जो होता है, अब जो डिमांड, जो आपका प्राइस इफेक्ट के बारे में अब आया है, ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आंसर भी गलत ही होना चाहिए वैसे तो। वैसे ये आंसर भी गलत होना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस इफेक्ट है दोस्तों, प्राइस इफेक्ट अगर हम गिवन गुड का देखें, गिवन गुड का प्राइस इफेक्ट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि उसमें इनकम इफेक्ट जब पॉजिटिव होता है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है और स्ट्रॉन्गर होता है किससे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से।
ठीक है, तो इनकम इफेक्ट क्या होता है आपका, जो सॉरी इनकम इफेक्ट के प्रभाव के कारण वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका टोटल प्रभाव अगर हम इनकम इफेक्ट पे देखें तो इसका इनकम इफेक्ट का प्रभाव हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है आपका। आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए चेंज इन प्राइस चेंज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम। ठीक है, जो आप इनकम इफेक्ट जो हम सॉरी जो हम प्राइस इफेक्ट देखते हैं, अगर हम प्राइस चेंजेस की बात करते हैं, प्राइस इफेक्ट में प्राइस चेंजेस की बात होती है। अगर हम प्राइस चेंजेस की बात करते हैं दोस्तों, तो जो इनकम इफेक्ट होता है वो कौन सा इनकम इफेक्ट होता है, वो आपका रियल इनकम इफेक्ट होता है। ठीक है, वो आपके रियल इनकम में चेंजेस दिखाता है। ठीक है, वो आपके रियल इनकम में चेंजेस होती हैं। ठीक है, रियल इनकम में अगर चेंजेस हो जाती हैं तो वो क्या होता है, आपका इनकम फैक्ट होता है। ठीक है, और ये प्राइस फैक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी को देखेंगे, नॉमिनल इनकम ऑल्सो चेंजेस। तो नॉमिनल इनकम इसमें चेंजेस नहीं होती हैं। ठीक है, नॉमिनल इसमें चेंजेस नहीं होती है, सिर्फ इसमें रियल इनकम चेंज होती है। ठीक है, जो आपका प्राइस इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट में सिर्फ आपकी नॉमिनल इनकम की बात नहीं कही गई है, इसमें सिर्फ रियल इनकम की बात कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी आपका गलत आंसर है। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है आपको, इट इज सम ऑफ इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो ये तो सही है। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट होता है। ठीक है, प्राइस इफेक्ट बराबर क्या होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें दो आंसर गलत हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ। ठीक है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आपका बोथ आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज एंड आर नॉट यूज्ड इन सेस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो निम्नलिखित दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से सीईसी सीईएस जो उत्पादन फलन है उसमें उपयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन वितरण का, ऑप्शन बी इफिशियंसी का, ऑप्शन सी इंटेंसिटी का, ऑप्शन डी सब्स्टिट्यूशन का। इसमें कुछ कोड दिए गए हैं। इसका पहला कोड है सिर्फ एक, ओनली वन, ओनली थ्री। ऑप्शन सी है 1 and 3, यानी कि एक और तीन। ऑप्शन डी है 2 and 4। ठीक है, ऑप्शन बी सॉरी आगे देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ऑप्शन डी है 2 and 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 3। जो आपकी गहनता है सीईसी फंक्शन में, सीईसी जो प्रोडक्शन फंक्शन है दोस्तों, सीईसी प्रोडक्शन फंक्शन में आपकी वितरण को लिया गया है, इफिशिएंसी को लिया गया है और सब्स्टिट्यूशन को लिया गया है। ठीक है, इन तीनों को लिया गया है, लेकिन गहनता की बात उसमें नहीं कही गई है, उसकी इंटेंसिटी की बात, यानी कि जो आपके कैपिटल है, लेबर्स हैं, उसकी इंटेंसिटी की बात उसमें नहीं कही गई है, उसकी गहनता की बात नहीं कही गई है। तो इसको इंक्लूड नहीं किया है सेस प्रोडक्शन फंक्शन में, यानी कि सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, बुक बाय रिटन बाय, यानी कि जो ये बुक है इनकम सेविंग एंड थ्योरी एंड कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर सॉरी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये लिखी गई है दोस्तों, ऑप्शन ए जेम कीन्स के द्वारा, ऑप्शन बी मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा, ऑप्शन सी एसी पीगो के द्वारा, या ऑप्शन डी जेम्स ड्यूशनबेरी के द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जेम्स ड्यूशनबेरी के द्वारा। इनकम सेविंग एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ये आपको दी गई थी 1949 में। ठीक है, 1949 में ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ड्यूशनबेरी के द्वारा लिखी गई थी। ड्यूशनबेरी की और भी पुस्तकें हैं, और भी पुस्तकें हैं ड्यूशनबेरी की, जैसे बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये कब दी गई थी, ये दी गई थी दोस्तों 1957 में। ठीक है, ये कब पब्लिश हुई थी, 1957 में पब्लिश हुई थी। कौन सी, बिजनेस साइकिल एंड बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है,
इनकी और भी आपको पुस्तकें देखने को मिल जाएगी। आप क्या करिएगा, उनके नोट्स बना के बिल्कुल तैयार रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं कि केन्स की पुस्तकों के नाम पूछ दिए जाते हैं, मिल्टन फ्रीडेमैन के पुस्तकों के नाम पूछ दिए जाते हैं, एसी पीगो के पूछ सकते हैं, और डिशनबेरी के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इन सभी का आपको क्या करना है, सभी राइटरों के पुस्तकों के नाम आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, इसमें क्या करना है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है, मैच करना है। ठीक है, अब देखते हैं, इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। रॉबर्टसन, हमें क्या क्या पता है देखेंगे। मार्शल, मार्शल के द्वारा कौन सी दी गई थी, मार्शल के द्वारा दी गई थी आपकी, मार्शल के द्वारा दी गई थी, रॉबर्टसन के द्वारा तो डायरेक्ट, रॉबर्टसन के द्वारा ए वाली, यानी कि एम बराबर पी के टी, ये जो इक्वेशन है ये रॉबर्टसन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, सी का फर्स्ट से मैच करेंगे हम, सी का फर्स्ट कितने में है, 2 में है, देखिएगा ए, ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी भी है। ठीक है, आगे देखते हैं, कीन्स के द्वारा कौन सी दी गई थी, कीन्स के द्वारा दोस्तों, कीन्स के द्वारा तो कौन सी दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। कीन्स के द्वारा आपकी दी गई थी एन, एन बराबर पी के, एन बराबर पी के इक्वेशन किसके द्वारा दी गई थी, कीन्स के द्वारा दी गई थी। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा डी का सेकंड, डी का सेकंड, तो डी का सेकंड सिर्फ एक ही में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ए का क्या है, मार्शल का, मार्शल ने कौन सी दी थी आपको, ऑप्शन 4, यानी कि पी बराबर के वाई अपॉन एम। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है, मार्शल की इक्वेशन है। और पीगू की कौन सी इक्वेशन होगी, यानी कि बी का आंसर हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि पी बराबर के आर अपॉन एम। ठीक है, के आर अपॉन एम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन, कि निम्न में से कौन से 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है एन के सिंह, दूसरा ऑप्शन है एस एस मुद्रा, ऑप्शन सी है आपके सामने साइरस मिस्त्री, ऑप्शन डी है सौम्य कांति घोष। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी कि एनके सिंह। एनके सिंह क्या थे, आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अभी 2024 में 26वां वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। 26वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया क्या है आपके, आपके 16 फाइनेंस कमीशन के क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करके चलना है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इसमें क्या करना है, आपको सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। तो रियल बैलेंस इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया था, रियल बैलेंस इफेक्ट आपका दिया गया था पेटेंगिन के द्वारा, डॉन पेटेंगिन के द्वारा रियल बैलेंस इफेक्ट दिया गया था, यानी कि ए का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ए का आंसर हो जाएगा 4। तो 4 किस किस में है देखेंगे, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में 4 आंसर है। आगे बढ़ते हैं, वेल्थ इफेक्ट, वेल्थ इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया था, वेल्थ इफेक्ट दिया गया था दोस्तों एसी पीगू के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, एसी पीगू के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है आपको द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि ए रीस्टेटमेंट, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपका मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 2। सी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब देखेंगे लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या बचेगा, सिर्फ थ्योरी, थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइजेस, ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी। लास्ट ऑप्शन एक ही बचता है, जेएम किन्स, यानी कि ऑप्शन 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहाँ पे है देखेंगे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 1 2 3। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है इफ मोड इज, यानी कि z बराबर क्या है आपका 16 है, अर्थमेटिक मीन यानी कि x बार बराबर क्या है आपका 20.2 है, देन वैल्यू ऑफ मीडियन,
मीडियन निकालना है आपको, m बराबर फाइंड करना है कि क्या होता है, क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा मोड बराबर यानी कि z बराबर होता है दोस्तों 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये आपका क्या है, मीन मीडियन मोड निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, z क्या है, मोड है, m क्या है, मीडियन है, और x बार क्या है, यहाँ पे मीन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप इसे रखेंगे और इसका आंसर को निकालेंगे। ठीक है, इसका प्रोबेबली आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि 16 बराबर क्या होगा, 16 बराबर जेड का मान 16 रखेंगे, 3m। ठीक है, m का मान आपको निकालना है 3m माइनस 2, और x बार का मान क्या है 20.2। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इस समीकरण को, जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका m का मान निकल जाएगा। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा, आपका m का मान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 18.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है विथ रेफरेंस और टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, यानी कि जो विनिमय दर के भुगतान सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की थ्योरी है दोस्तों एक्सचेंज रेट की, ठीक है, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, इनके द्वारा ये कहा गया है जो एक्सचेंज रेट है दोस्तों वो आपका क्या है, फ्री डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई किसकी, फॉरेन करेंसी की। ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज रेट की। ठीक है, एक्सचेंज मार्केट की या एक्सचेंज करेंसी की। ठीक है, जो मात्रा होती है, जो डिमांड होती है और सप्लाई होती है, उसके कारण ही क्या होता है, आपका डिसाइड होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, एक्सचेंज रेट आपका डिमांड, फ्री डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा ही डिसाइड होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे ऑप्शनों को। पहला ऑप्शन है दोस्तों एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फ्री फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ये, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी बोल रहा है एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है डिटरमाइंड इसमें। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइंड नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिर्फ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आप सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनन ऑफ टैक्सेशन इज नॉट रिलेटेड टू एडम स्मिथ। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित करारोपण के सिद्धांतों में से कौन सा एक एडम स्मिथ से संबंधित नहीं है, नहीं है बताना है आपको। ठीक है, आप सभी को पता होगा एडम स्मिथ के कौन से सिद्धांत है, इसका एक ट्रिक है ई सी सी ई। ठीक है, ये क्या है आपकी एक कैनन को याद रखने की, जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है उसको याद रखने की ट्रिक है एडम स्मिथ की। पहला ई का मतलब है दोस्तों इक्विटी यानी कि इक्वालिटी, दूसरे का मतलब, दूसरे सी का मतलब है यहाँ पे सर्टेनिटी, तीसरे सी का मतलब है कन्वीनियंस। ठीक है, तीसरे सी का मतलब है कन्वीनियंस, और ई का लास्ट में ई का मतलब है इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी, ये चारों के चार क्या है आपके एडम स्मिथ के कैनन ऑफ टैक्सेशन के रूप हैं। ठीक है, इसके करारोपण के सिद्धांत हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें ऑप्शन में देखेंगे कैनन ऑफ इक्विटी बिल्कुल सही आंसर है, कैनन ऑफ सर्टेनिटी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी कैनन ऑफ कन्वीनियंस बिल्कुल सही आंसर है, और ऑप्शन डी कैनन ऑफ सफिशिएंसी यानी कि पर्याप्तता ये बिल्कुल नहीं है इसमें। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको दोस्तों इसमें क्या करना है, बुक का नेम और ऑथर ये आपको मैच करने हैं। ठीक है, बुक का नेम और ऑथर, ये आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं, आजकल बहुत आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको सन भी पूछ देता है, इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछ देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी को नोट डाउन करना है। ठीक है, एक कॉपी में इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी कि बुक के नेम और उनके ऑथर के नेम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि पहला ऑप्शन देखेंगे, जो पहला है पहले को मैच करते हैं, देखेंगे एन essay on the nature and significance of economic science।
ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें देखेंगे सबसे सिंपल है आपका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये हर किसी को पता होता है। ऑप्शन बी किसके द्वारा, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? एडम स्मिथ के द्वारा, यानी कि बी का क्या है? 3 आंसर है। देखेंगे 3 किस किस में है, देखेंगे 3 बी में भी है और आपका सी में भी है। ठीक है, बी में भी है और सी में भी है। अब देखेंगे अगला ऑप्शन को मिलाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक किसने लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में पुस्तक आई थी ये। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी दोस्तों मार्शल के द्वारा, यानी कि सी का आंसर हो जाएगा 4। सी का आंसर हो जाएगा 4। 3 और 4 बी और सी में मिल गया हमें 3 और 4। 3 और 4 देखेंगे कहाँ पे? 3 और 4 सिर्फ सी ऑप्शन में है। ठीक है, सिर्फ सी ऑप्शन में, तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए का आंसर क्या होगा? यानी कि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी दोस्तों रॉबिन्स के द्वारा। ठीक है, और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स किसके द्वारा दी गई थी? आपकी सैमुअल्सन के द्वारा। ठीक है, इकोनॉमिक्स पुस्तक कब आई थी? इकोनॉमिक्स पुस्तक आई थी आपकी 1948 में। ठीक है, ये कब आई थी? 1948 में आई थी। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है which of the following equation is related to the four sector circular flow of income of the economy? जो आपका अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के आय के 4 क्षेत्र का जो क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह है, उसका सही फॉर्मूला कौन सा है इसमें से बताना है, सही समीकरण कौन सी है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। ठीक है, पहला सेक्टर है आपका हाउस होल्ड। ठीक है, दूसरा सेक्टर है दोस्तों आपका फर्म या इंडस्ट्री। ठीक है, फर्म या इंडस्ट्री से बोल सकते हैं। थर्ड सेक्टर है इसकी गवर्नमेंट। ठीक है, थर्ड सेक्टर क्या है? गवर्नमेंट है। फोर्थ सेक्टर है आपकी जो फॉरेन, जो फॉरेन हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, यानी कि जो हमारा फॉरेन सेक्टर है। ठीक है, फोर्थ सेक्टर हमारा फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर है। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड आपका कंजम्पशन करता है। फर्म क्या करती है? फर्म आपकी इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, यानी कि जी। और फॉरेन सेक्टर क्या करता है? फॉरेन सेक्टर आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो पैसे को जोड़ दिया जाता है इनकम में, और इंपोर्ट को घटा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक्स माइनस एम। जब हम इन सभी को जोड़ देते हैं दोस्तों, इन सभी को जोड़ देते हैं, तो हमारी क्या निकल जाती है? इनकम निकल जाती है। जो हमारा आय का जो क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह है वो निकल जाता है। ठीक है, वो हमारी इनकम निकल जाती है। तो इनकम बराबर क्या होगी? वाई बराबर क्या होना चाहिए? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, ये क्या होता है आपका? इसको हम एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं, इसको हम इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपकी नेशनल इनकम हो जाती है 4 सेक्टर के लिए। 4 सेक्टर नेशनल इनकम है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर क्या है आपका? बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? ठीक है, सीवी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? सीवी का फॉर्मूला होता है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। ये सिग्मा क्या होता है? सिग्मा को बोलते हैं हम दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि एसडी। ठीक है, एक्स बार क्या होता है? एक्स बार को बोलते हैं हम मीन। ठीक है, मीन। तो सी जो सीवी होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर होता है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में जो स्केल होता है दोस्तों, स्केल से ये क्या होता है? स्केल से ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है स्केल से, यानी कि अगर हम सीवी के, अगर हम इसके डाटा सेट में या हम बोल दें इसे ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन में किसी भी संख्या के गुणा या भाग कर दें। ठीक है, किसी भी संख्या की गुणा या भाग कर दें, तो उससे सीवी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है गुणा और भाग से, यानी कि स्केल से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम सीवी के ओरिजिन की बात करें, ठीक है, ओरिजिन की बात करें यानी कि प्लस और माइनस की, ठीक है, प्लस और माइनस की बात करें,
अगर सीवी के ऑब्जर्वेशन में यानी कि उसके डाटा सेट में अगर हम किसी भी संख्या को जोड़ दें, किसी भी संख्या को घटा दें, तो वो क्या हो जाती है, उतने से ही क्या हो जाती है, घट और बढ़ सकती है। वो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, सीवी ओरिजिन पे डिपेंड करता है, यानी कि वो चेंज हो सकता है। अगर हम कुछ भी संख्या प्लस, अगर हम 5 प्लस कर दें तो सीवी भी 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया हुआ आप सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज आर नॉट काउंट अंडर हाई पावर्ड मनी। ठीक है, हाई पावर्ड मनी में कौन सा काउंट नहीं होता है ये आपको बताना है। ठीक है, उसमें कौन सा जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, उसकी गणना में कौन सा जोड़ा नहीं जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए डिमांड डिपॉजिट, ऑप्शन बी अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई, ऑप्शन सी करेंसी विद पब्लिक्स, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन फोर बोल रहा है आपको कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स, कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स ये बताना है। अब इसमें से कौन सा है जो हाई पावर्ड मनी में काउंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोड दिए गए हैं, आपको कुछ कोड दिए गए हैं, इनको देख लीजिएगा। तो जो दोस्तों आपकी हाई पावर्ड मनी होती है, हाई पावर्ड मनी में हाई पावर्ड मनी में एक चीज होती है। हाई पावर्ड मनी का जो फॉर्मूला है दोस्तों, हाई पावर्ड मनी का जो फॉर्मूला है, हाई पावर्ड मनी क्या होता है आपका, हाई पावर्ड मनी बराबर होता है सी प्लस आर। ठीक है, यानी कि करेंसी करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, जो पब्लिक के हाथों में पैसा है, और जो उसकी रिजर्व करेंसी होती है, चाहे वो आरबीआई में हो, चाहे वो बैंक्स में हो, चाहे वो बैंक्स में हो। ठीक है, चाहे वो बैंक्स में हो, तो वो सभी क्या होते हैं आपके, वो सभी आपकी हाई पावर्ड मनी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये भी काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डिपॉजिट है आरबीआई में, तो आरबीआई के डिपॉजिट भी काउंट होते हैं इसमें। ऑप्शन थ्री क्या है, ऑप्शन थ्री है आपका करेंसी विद पब्लिक्स। करेंसी विद पब्लिक्स आपको बताया है कि करेंसी विद पब्लिक्स भी क्या होता है, आपका हाई पावर्ड मनी में ऐड होता है। ऑप्शन फोर है यहाँ पे कैश रिजर्व विद बैंक, यानी कि कैश रिजर्व विद बैंक भी क्या होता है आपका हाई पावर्ड मनी में क्या होता है, काउंट होता है, यानी कि ऑप्शन फोर भी इसका सही है। बस इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है यानी कि डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट कभी भी हाई पावर्ड मनी में काउंट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, जो भी डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं आपकी, वो हाई पावर्ड मनी में काउंट नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जो आपकी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ठीक है, जो आपकी कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है, यानी कि जो आपका गणनावाचक उपयोगिता के सिद्धांत है, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है ये आपको बताना है। अगर आपने कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की अजम्पशंस पढ़ी हैं तो आपको इसका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसके अजम्पशंस क्या क्या है, पहला है कि इसमें जो कंज्यूमर होता है दोस्तों, कंज्यूमर क्या होता है, रैशनल होता है। ठीक है, रैशनल यानी कि वो विवेकपूर्ण होता है, तर्कसंगत होता है, वो जो भी डिसीजन लेता है वो अपने लिए बिल्कुल सही एकदम लेता है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया था, जो यूटिलिटी होती है दोस्तों, यूटिलिटी क्या होती है, मिजरेबल होती है। ठीक है, उसको मेजर्स हम कर सकते हैं, उसकी हम गणना कर सकते हैं, उसे हम या बोल सकते हैं उसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है, काउंटेबल होती है, ये कार्डिनल यूटिलिटी का कहना था। ठीक है, इसकी एजम्पशन थी दूसरी। तीसरी एजम्पशन की बात करेंगे तो इसमें क्या था, इसमें तीसरी एजम्पशन थी आपकी, जो आपकी यूटिलिटी होगी, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो आपकी क्या होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है दोस्तों, अगर हम एक अतिरिक्त इकाई का हम उपभोग करते हैं तो हमारी जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, गिरती हुई होती है, यानी कि ह्रासमा उसका ह्रास होते रहता है। ठीक है, जो हमारी अतिरिक्त यूटिलिटी होगी, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी, वो हर यूनिट के साथ, हर उपभोग के साथ, हर इकाई के साथ क्या होगी, वो डिमिनिश होती रहेगी, उसका क्या होता रहेगा, ह्रास होता रहता है। ठीक है, फोर्थ इसकी अजम्पशंस थी, फोर्थ इसकी अजम्पशंस थी, जो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, ये कहा गया था। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है कार्डिनल यूटिलिटी में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वो हमेशा क्या होती है,
कांस्टेंट होती है, वो क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि स्थिर रहती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है हु प्रोपाउंडेड एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है आपको, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जेम कीन्स के द्वारा, ऑप्शन बी जेबीसी के द्वारा, ऑप्शन सी आर एफ खान के द्वारा, या ऑप्शन डी हिक्स एंड हेंसन के द्वारा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर किसके द्वारा दिया गया था। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर दिया गया था दोस्तों आर एफ खान के द्वारा, आर एफ खान के द्वारा 1931 में। ठीक है, 1931 में 1931 में क्या दिया गया था, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर को दिया गया था। ठीक है, इसी से ही प्रेरित होकर, इस मल्टीप्लायर से प्रेरित होकर 1936 में यह जो हमारे कीन्स कीन्स थे, ठीक है, कीन्स जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसी के प्रेरणा इसी से प्रेरणा होकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है विथ रेफरेंस टू फ्रीडमैन्स री रीफॉर्मुलेशन, जो हमने रीस्टेटमेंट बताया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, फ्रीडमैन की जो हमारे क्वांटिटी थ्योरी का रीस्टेटमेंट दिया था उन्होंने, उनका पुनर्कथन दिया गया था। तो उनके द्वारा कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। ठीक है, इनके द्वारा जो दिया गया था वो कौन सा कथन आपको सत्य है ये बताना है। ऑप्शन ए है पॉजिटिव रिलेशन विथ मनी सप्लाई एंड मनी जीएनपी, यानी कि जो आपकी मुद्रा सप्लाई है, जो मनी आपकी सप्लाई है, वो आपकी धनात्मक जीएनपी से धनात्मक संबंधित होती है, वो पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। ठीक है, ऑप्शन बी मनी इज नॉट ए लग्जरी गुड, क्या ये कहा गया था, बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। मनी सप्लाई इज नॉट एक्सोजीनियस, ये भी गलत है। एक्सोजीनियस के बारे में, यानी कि मनी सप्लाई के एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस होने के बारे में मिल्टन फ्रीडमैन ने नहीं कहा था। और फोर्थ ऑप्शन है इसका वेरी नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी, तो मनी की नैरो डेफिनेशन दी गई थी मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा, क्या ये है, नहीं, जो मनी है, मनी की ब्रॉड डेफिनेशन दी गई थी, ब्रॉड डेफिनेशन दी गई थी मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें से तीनों ऑप्शन गलत है, यानी कि 2 3 4, इन ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि जो रिलेशनशिप होता है मनी सप्लाई का, मनी सप्लाई का जीएनपी से, ठीक है, मनी सप्लाई का जीएनपी से जो रिलेशन होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो क्या होता है, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन होता है, किससे, मनी सप्लाई का जीएनपी से। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओनली वन, ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि एक्स बार किसे बोलते हैं हम, अर्थमेटिक मीन को। जीएम मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, एच होता है आपका हार्मोनिक मीन। ठीक है, एच एम क्या होता है आपका हार्मोनिक मीन। अब ये बताना है आपको कि जो अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, वो किस तरीके से संबंधित है, किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्योंकि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो ग्रेटर देन होता है किससे, जीएम से, और जीएम जो ग्रेटर देन होता है वो किससे होता है आपका एचएम से, यानी कि हार्मोनिक मीन से। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको ऐसा भी दिया होता है, ये नीचे के निशान भी दिए होते हैं, यानी कि ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, तो ये भी आंसर आपका सही होता। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या है आपका, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन के, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है हार्मोनिक मीन के। ठीक है, इसका सही से संबंध अगर हम देखें, तो अगर हम अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला देखेंगे, तो अर्थमेटिक का फॉर्मूला होता है दोस्तों, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन होते हैं, मान लीजिए हमारे दो ऑब्जर्वेशन थे, दो ऑब्जर्वेशन होते तो हमारे दो से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं हम, a प्लस बी अपॉन टू करके हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ठीक है, अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, तो ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों ए बी का हम अगर दो ही यहाँ पे क्या है आपके ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ दो ही ऑब्जर्वेशन है, तो उसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, उसका ही क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करें, तो हार्मोनिक मीन होता है दोस्तों 2ab प्लस
सॉरी, 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, 2ab अपॉन a प्लस बी, ये क्या होता है आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं हम, जब 2ab डिवाइड बाय a प्लस बी को हम लिखेंगे तो वो क्या निकल जाता है, हमारा हार्मोनिक मीन निकल जाता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जर्वेशन का हार्मोनिक मीन इससे निकल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद है। अगर आपने ये क्लास को पूरी देखा है, ठीक है, पूरा देख लिया है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आपके इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है, अगर कोई भी आपको सजेशन देने हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन देने हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा तो आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, ओके बाय।